Guys, in this video we are going to learn recursions in C programming language. Without wasting any time, let's get started. तो guys, अपनी previous videos में मैंने आप लोगों को functions, types of function और इन दोनों topics के बारे में completely in detail theoretically और फिर उसके बाद practically Visual Studio Code में चल के अच्छे से समझाया था, जिसमें मैंने आपको library functions, user defined functions इन सब के बारे में कम्प्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है रिकर्जन्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग रिकर्जन्स को पढ़ने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास रिकर्जन्स। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, आप अगर मेरे साथ साथ इसे पढ़ते रहोगे तो मैं आपको आसानी से रिकर्जन्स पढ़ा दूंगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे रिकर्जन्स की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो गाइस, पहले हम लोग रिकर्जन्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि रिकर्जन्स असल में होता क्या है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकर्जन्स इज द प्रोसेस व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ फंक्शन कॉल्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ to work on a smaller problem. Any functions which calls itself is called recursive function, and such function calls are called recursive calls. Recursions involve several numbers of recursive calls. However, it is important to impose a termination condition of recursion. Recursion code is shorter than iterative code. However, it's difficult to understand. यानी इस बात का सिंपली मतलब ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है recursions in one sentence, तो मैं आपको बताता हूं कि recursion हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम लोग अपना फंक्शन कॉपी कर रहे होते हैं। अब हम अपने फंक्शन को कॉपी क्यों करते हैं? वो हम इसलिए कॉपी करते हैं ताकि हम अपने बड़े से बड़े फंक्शन को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसे सिंपली सॉल्व कर सकें। यानी अगर आपको एक बड़ा फंक्शन लिखना है और आप चाहते हो कि आप उस बड़े फंक्शन को डिवाइड कर दो छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे सब फंक्शन में, बार बार उस फंक्शन को कॉपी करके सब फंक्शन में पेस्ट करके आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और जिस प्रोसेस के जरिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो वो होता है हमारे पास रिकर्जन। जी हाँ गाइस, रिकर्जन की मदद से हम लोग अपने फंक्शन को कॉपी करके कहीं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज द इम्पोर्टेंट टू इम्पोज अ टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ रिकर्जन and recursion code is shorter than the iterative code, however it is difficult to understand। यानी इस बात का सिंपली मतलब यही है कि रिकर्जन को इस्तेमाल करने से हम लोग अपने कोड को शॉर्टर कर सकते हैं, अपने कोड के अंदर लाइंस कम कर सकते हैं। रिकर्जन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने बड़े से बड़े फंक्शन को आसानी से टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर एक एक करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकर्जन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द प्रॉब्लम, यानी रिकर्जन हर तरह की प्रॉब्लम पे अप्लाई नहीं होती, कुछ मखसूस प्रॉब्लम होती हैं, कुछ खास स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं जिस पे हम लोग रिकर्जन्स को अप्लाई करके उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट इट इज मोर यूजफुल फॉर द टास्क दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ सिमिलर सब टास्क। यानी रिकर्जन मिलता जुलता है ऐसे टास्क से जो कि अपने बड़े से टास्क को, अपने बड़े से किसी काम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे सब टास्क में। सब टास्क मीन्स एक बड़ा टास्क है जिसको आपने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सब टास्क में। फॉर एग्जाम्पल, रिकर्जन्स में बी अप्लाइड टू सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ट्रैवर्सल प्रॉब्लम। यानी रिकर्जन्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सॉर्टिंग में, सर्चिंग में और ट्रैवर्सल प्रॉब्लम्स। और अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली आइटरेटिव सॉल्यूशन आर मोर एफिशिएंट देन रिकर्जन सिंस फंक्शन कॉल इज always overhead. Any problem that can be solved recursively can also be solved iteratively. However, some problems are best suited to be solved by the recursions. For example, Tower of Harmony, Fibonacci series, फैक्टोरियल फाइंडिंग एंड एक्सेट्रा। यानी इस बात का सिंपली मतलब यही है कि आइटरेटिव सॉल्यूशन ज्यादा एफिशिएंट होता है रिकर्जन सॉल्यूशन के, लेकिन कभी कभार रिकर्सिव सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा साबित होता है आइटरेटिव सॉल्यूशन से। अब आइटरेटिव सॉल्यूशन और रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या फर्क है? फर्स्ट करें, हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं फैक्टोरियल फाइंडिंग की। अब फैक्टोरियल फाइंडिंग क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोगों को तो फैक्टोरियल पता होगा, लेकिन इन केस अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं फैक्टोरियल क्या होता है। सॉलिड के सब मैंने वाइट स्क्रीन ले लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। मैं यहाँ पे जल्दी से हेडिंग बनाता हूँ फैक्टोरियल की।
आई नो मैंने इतना अच्छा नहीं लिखा फैक्टोरियल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने फैक्टोरियल लिखा हुआ है कि अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ कि आप 10 का फैक्टोरियल फाइंड करके दो, और फैक्टोरियल को हम लोग शो कैसे करते हैं, इस एक्सक्लेमेशन मार्क से, जो कि अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखोगे तो 1 बटन के ऊपर जो की आपको नजर आएगी वो होगी एक्सक्लेमेशन मार्क की की। अब इसे हम लोग शो करते हैं एज अ फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल सिंबल, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क को हम लोग यूज करते हैं एज अ फैक्टोरियल सिंबल के नाम से। बैक टू द टॉपिक, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 का फैक्टोरियल निकालो, तो आप 10 का फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल को कि 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड सो ऑन। ये कब तक चलता रहेगा? मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा और हमारा यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप क्यों होगा? क्योंकि ये एक रूल है कि फैक्टोरियल सिर्फ 1 तक जाता है, 1 से लेस नहीं जाता। और अगर आपके माइंड में सवाल है कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, क्योंकि 1 के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करवा ही नहीं सकते 0 से, ये रॉन्ग हो जाएगा टोटली। क्यों? क्योंकि ये बाय डेफिनेशन है, ये एक रूल है कि आप फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करवा सकते हो सिर्फ 1 तक, उससे लेस देन 1 आप नहीं जा सकते, क्योंकि लेस देन 1 तो 0 होता है और 0 की वैल्यू 1 होती है। अब जो भी यहाँ पे आंसर बन के आएगा उसे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली वही आंसर आएगा, इसलिए हम लोग 0 को नहीं लिखते। तो अब इसमें होता क्या है एक्चुअली? इसमें होता है n-1, यानी n-1 मल्टीप्लाई बाय n-1, यानी n में जो वैल्यू होती है हमारे पास, लेट्स सपोज मैं n में वैल्यू डाल दूं 5 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो 5 की वैल्यू में क्या होगा? n-1 मल्टीप्लाई बाय n-1, यानी क्या होगा? पहले हमारे पास वैल्यू होगी 5 के बाद हमारे पास होगा n-1, n में हमारे पास 5 है, 5 में से 1 माइनस होकर हमारे पास 4 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद 4 में से वैल्यू 1 माइनस होगी 3 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा यही प्रोसेस होगा, फिर वैल्यू 3 में से 1 माइनस होगी 2 हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू 2 में से 1 माइनस होके 1 हो जाएगी। उसके बाद हमें आंसर में रिटर्न होके मिलेगा 120, विच इज आंसर ऑफ 5 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल हम लोग किसे कहते हैं। फैक्टोरियल हम लोग ऐसे नंबर को कहते हैं जिससे आपको मल्टीप्लाई कराना हो उसकी सीरीज बैकवर्ड। यानी मैं क्या कह रहा हूं आपको, लेट सपोज मैं दूं कि आप 2 का मुझे फैक्टोरियल निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली बोलोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 4 का फैक्टोरियल निकाल के दो, तो 4 का फैक्टोरियल आप सिंपली लिख दोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास ये 2 है, इसलिए मैं अपना राइटिंग स्टफ भी बचा रहा हूं और मैं फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हुए अपना आंसर भी जल्दी ला सकता हूं। 4 फैक्टोरियल में क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होता है 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 2, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास 24 होता है इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप मुझे सिंपली बताओगे कि फैक्टोरियल का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, देयरफॉर n इंटू n-1, ये होता है हमारे पास फैक्टोरियल का फॉर्मूला। ये होता है हमारे पास फैक्टोरियल का फॉर्मूला। और ये कब तक रिपीट होता रहता है हमारे पास? ये तब तक रिपीट होता रहता है जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। 1 आ जाता है उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है, और फिर जितने भी हमने यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके सीधा हमें आंसर दे देता है। सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल। चलते हैं अब दोबारा अपने पेज पर। सो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ आइटरेटिव फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब जो लोग मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और जो लोग सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा, और आप लोग सोच भी रहे होगे कि हम लोग तो इसको लूप की मदद से भी कर सकते हैं, हम लोग इसको फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं, फॉर में इसको डाल सकते हैं और फॉर में हम लोग इसकी वैल्यू करते रहेंगे i माइनस माइनस, यानी हम इसको बैकवर्ड में चला देंगे। हम लोग ज्यादातर फॉर लूप को फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ चलाते हैं, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, लेकिन इसमें हम लोग बैकवर्ड चला देंगे i माइनस माइनस करके, तो 5 से 4, 4 से 3, 3 2, 2 2 to 1 हो जाएगा हमारे पास। तो इसे कहते हैं हम लोग आइटरेटिव सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप उसे रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो आप सिंपली उसको इफ कंडीशन से लिख सकते हो। आप लिखोगे इफ जब तक हमारे पास n की दी हुई वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो वो हमें प्रिंट करके दे दे 1। क्यों?
क्योंकि 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, और उसी के साथ साथ मैं बोलूंगा और अगर वो मुझसे मांगे n इज इक्वल टू 1 तो भी मेरे पास 1 रिटर्न हो। अब इसको मैं एक फंक्शन बना दूंगा। अब n को हम लोग वहां पे बता देंगे, फैक्टोरियल से डिक्लेयर कर देंगे, और उस पूरे फंक्शन को हम लोग नाम देंगे फाइंडिंग फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग एक फंक्शन बना देंगे, उस फंक्शन की मदद से हम लोग इसे कहीं भी डिफाइन करने के बाद कहीं भी हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। अब चले, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो अब चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में, वहां चल के प्रोग्रामिंग करके अच्छे से समझते हैं रिकर्सिव फंक्शन को फाइंडिंग फैक्टोरियल में। तो चले चलते हैं अब सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ऑलरेडी गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और ये मेरा वीडियो नंबर 25 होने वाला है मेरी इस ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क या क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप भी सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपके लिए जरूरी है कि आप मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा और फिर इसे बुकमार्क एंड सेव कर लीजिएगा अपने पास। बैक टू द टॉपिक, ये मेरा वीडियो नंबर 25 होने वाला है, तो मैं इसी नेम से फाइल बनाऊंगा अपनी। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_25_ रिकर्सिव फंक्शन .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसे जरा बड़ा कर लेता हूँ, इसे बैक कर लेता हूँ, इसे यहाँ से हटा लेता हूँ, और अब मैं अपना सी लैंग्वेज का जल्दी से पैटर्न लिखता हूँ। सॉलिड गैस, अब मैंने अपने सी लैंग्वेज का पैटर्न लिख लिया है, और अब मैं यहाँ पर दो इंटीजर सपोज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट n, f। मैंने यहाँ पर अभी दो इंटीजर सपोज कर लिए n और f, और अब मैं यहाँ पर एक printf लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा printf, मैं इसके अंदर लिखूंगा एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा scanf। मैं यूजर से इनपुट लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा scanf और मैं यूजर से इनपुट लूंगा कि जिस नंबर का वो फैक्टोरियल चाहता है वो मुझे यहाँ पे इनपुट दे। मैं यहाँ पे लिखूंगा %d\n लगाऊंगा, यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा %n कि जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो होगी इस n की। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा f इज इक्वल टू फैक्ट, ब्रैकेट बना के मैं यहाँ पे लिखूंगा n और यहाँ पे लगा दूंगा एक सेमीकोलन। अब ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर f को डिक्लेयर किया फैक्ट से, और उसके अंदर मैंने बोल दिया कि ये इंटीजर है n, यानी जो फैक्ट है वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास n से, और उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया f से। अब चूंकि मैंने एक फंक्शन बनाया है तो इसलिए मैं यहाँ पे से डिक्लेयर भी करूंगा, नहीं तो जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे एक एरर दे देगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट फैक्ट इंट, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है फैक्ट, जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा printf, और मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d, और कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा f, यानी f के जो आंसर मेरे पास कैलकुलेट होगा फैक्टोरियल का वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाए। अब ये लिखने के बाद मैं यहाँ से जरा रिटर्न 0 हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं रिटर्न 0 नहीं करना चाहता। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना फंक्शन डिफाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हमें फंक्शन कहीं मेन फंक्शन से बाहर या कहीं और हमें फंक्शन डिफाइन करना हो तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपने मेन फंक्शन से पहले अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दें, और मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, इसलिए मैं जहां मर्जी चाहूं अपना फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट फैक्ट इंट n, और फिर उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली वही अपने इंटीजर अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। मैंने लिखा ये मुझे रिटर्न करेगा इंटीजर डेटा टाइप में, इसका नाम है फैक्ट, और इसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल होगा जो होगा n। उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, अगर मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर n की वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा अगर वो बराबर हो मेरे पास 0, और ये सिंगल लाइन का हमारे पास मतलब होता है, और हमारे पास n की वैल्यू बराबर हो 1 के, तो क्या करो, मुझे तुम रिटर्न कर दो 1,
क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि 0 फैक्टोरियल और n 1 फैक्टोरियल की हमारे पास वैल्यू 1 ही होती है। 0 फैक्टोरियल की भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की तो 1 होती ही है। अब उसके बाद क्या करो, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स में क्या करो, तुम मुझे रिटर्न कर दो n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट इंटू n-1, यानी तुम मुझे रिटर्न कर दो n यानी जो मल्टीप्लाई होता रहेगा n-1 से। यानी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेट सपोज यूजर वैल्यू इनपुट करे 2, तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू होगी 2 और 2 मल्टीप्लाई होगी अपनी n-1 से, यानी 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1 से, जिसमें हमें रिजल्ट मिलेगा 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय पास 2 होता है। उसके बाद अगर हम एक और सिनेरियो देखें, लेट सपोज यूजर वैल्यू इनपुट कर दे हमारे पास 4, तो क्या होगा, हमारे पास पहले n की वैल्यू लिखी जाएगी विच इज 4, यहाँ पे लिखा जाएगा 4, उसके बाद होगा मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1, यानी 4 में से एक माइनस होके हमारे पास मल्टीप्लाई हो, उससे 4 में से एक माइनस होगा और हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे पास 3। उसके बाद ही प्रोसेस दोबारा होगा, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, 3 में से 1 माइनस होगा और हमारे पास वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा यही प्रोसेस होगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू होगी 2 में से 1 माइनस होगा और हमारे पास वैल्यू हो जाएगी n में 1। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आंसर में सिंपली 24 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 का फैक्टोरियल बराबर होता है हमारे पास 24 के। ये एक अलग बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा अगर वो 0 या 1 हुई तो बगैर किसी चीज को सोचे समझे मेरी कंडीशन मुझे 1 रिटर्न करके सिंपली मेरे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर वो वैल्यू 1 ना हुई तो क्या होगी, उस वैल्यू के अंदर जो नंबर होगा उसमें से मल्टीप्लाई होता रहेगा मेरे पास, उसमें नंबर में से -1 यानी जो n वैल्यू होगी उसमें से मेरे पास मल्टीप्लाई होता रहेगा n-1, यानी कि अगर 4 होगी तो पहले 4 प्रिंट होगा हमारे पास, उसके बाद मल्टीप्लाई होगी वैल्यू 3 से जो कि होगा 4-1, उसके बाद वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 के बाद 2 1 हो जाएगी। उसके बाद मेरा ये फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा और सिंपली मुझे आंसर प्रिंट होके मिल जाएगा 24। तो चलेगा, अब हम लोग जरा जल्दी से इसकी एक समरी कर लेते हैं। समरी में क्या किया, पहले मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंट फैक्ट नाम का फंक्शन हमारे इस कोड में मौजूद है, इसलिए वो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ। उसके बाद आया वो मेरे मेन फंक्शन के अंदर, उसमें इसने देखा कि हमारे पास 2 इंटीजर वैल्यूज हैं, एक है n एक है f, उसने बोला ठीक है। उसके बाद इसने देखा यहाँ पे printf लिखा हुआ है तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट। उसके बाद इसने मुझसे एक इंटीजर मांगा वैल्यू n के लिए इंटीजर मांगा, मैंने जो n की वैल्यू इंटीजर दी वो हो गई फैक्ट की, वो हो गई इस फैक्ट की वैल्यू n और वो बराबर होगी मेरे पास f के। अब क्या हुआ, उसके बाद मैंने प्रिंट f दिया, उसके बाद मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो f की वैल्यू मेरे पास होगी वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाए। उसके बाद मैंने चलाया अपना फंक्शन। मैंने अपने फंक्शन में क्या किया, मैंने अपने फंक्शन में बोला कि अगर n की वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा अगर वो 0 या मेरे पास 1 हो तो मुझे सिंपली 1 प्रिंट होके मिल जाए यहाँ पर। लेकिन एल्स अगर वो वैल्यू यूजर जो इनपुट करेगा वो 0 या 1 ना हो, वो कोई और हो, वो ग्रेटर देन 1 हो, तो क्या हो हमारे पास वो वैल्यू और उसमें से एक एक माइनस होकर मुझे मल्टीप्लाई होके मिलता रहे। यानी अगर यूजर 4 इनपुट करे तो मुझे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तक मुझे मल्टीप्लाई होके मेरी वैल्यू मुझे मिल जाए एंड में आंसर। यानी अगर यूजर 10,000 भी इनपुट कर दे तो क्या हो, 10,000 से मेरी वैल्यू बैकवर्ड मल्टीप्लाई होती रहे 1 तक प्रिंट हो, उसके बाद मेरा जो आंसर हो मल्टीप्लाई होकर वो मुझे प्रिंट होके मिल जाए यहाँ पर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल। अब जल्दी से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या हमारा फैक्टोरियल सही से वर्क कर रहा है भी कि नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू नहीं, मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है, मैंने गलती से इज इक्वल टू प्रेस कर दिया था। प्रोग्राम बिल्कुल वैलिड है, इसे सेव करते हैं और जल्दी से अपने प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो देखिए गाइस ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट। लेट्स सपोज मैं 5 एंटर करूं तो क्या होगा, ये देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। क्यों, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 120। अगर मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करूं और अब मैं इसको इनपुट दूं 6 तो ये देखिए ये मुझे 720 प्रिंट करके दे रहा है, विच इज करेक्ट क्योंकि 6 फैक्टोरियल हमारे पास 720 होता है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूं मेरे पास 10 तो क्या होगा, ये मुझे बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है रिटर्न करके, जो कि बिल्कुल करेक्ट है 10 फैक्टोरियल की।
जैसे अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर दूं, मैं यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कैलकुलेशन करता हूँ, छोटी सी और एक ट्रिक भी है विजुअल स्टूडियो कोड की। मैं यहाँ पे करूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो देखिए मेरे पास बिल्कुल सेम यही चीज प्रिंट होके मुझे मिल रही है। इसका मतलब हमारा कोड, जो हमारा आंसर हमें मिल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है और मेरा कोड जो है बिल्कुल वैलिड है। सो आई होप गाइस आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से फैक्टोरियल और रिकर्जन फैक्टोरियल। रिकर्जन फैक्टोरियल क्या होगा, मैंने अपने इस फंक्शन को टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को लिया, यहाँ पे उसको एक टुकड़ा किया और यहाँ पे उसको दूसरे टुकड़े में डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको एक फंक्शन में डिफाइन करता तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती इसको डिफाइन करने में। अब इसका दूसरा सिनेरियो भी था। दूसरा सिनेरियो ये था कि आप इसको फॉर लूप की मदद से भी कर सकते थे। आप सिंपली फॉर लिखते, उसके बाद आप यहाँ पे लिखते इंट i इज इक्वल टू 5, उसके बाद i इज 5, देन हमारे पास मैं यहाँ पे लिख देता i प्लस प्लस के बजाय i माइनस माइनस। i माइनस माइनस क्यों, अगर मैं i माइनस माइनस लिखता तो ये सिंपली 4 से पीछे चला जाता। ये सिंपली जो मैं यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करता है, लेट सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लगता है यहाँ पर 5, तो क्या होता है ये 5 से होकर 5 होता, फिर ये मेरे पास 4 होता, देन 3 होता, देन 2 होता, देन 1 होता। तो इस तरह से काम करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइटरेटिव प्रोसेस। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कोड ज्यादा लगता है और इसमें तो ये कोड थोड़ा बहुत हार्ड, थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लिखने में, जो कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोड कॉम्प्लिकेटेड हो। इसलिए मैंने सिंपली इसे ना यूज करते हुए सीधा मैंने रिकर्सिव वे यूज किया और अपने प्रोग्राम को सिंपली सिर्फ 19 लाइंस के अंदर अपने प्रोग्राम को लिख लिया और मैंने अपना काम भी आसान कर लिया। सो आई होप गाइस आपको अब समझ में आ गया होगा रिकर्सिव फंक्शन। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप मेरी वीडियो दोबारा देख लें। इस वीडियो को दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है, बस आप रिकर्जन और रिकर्जन फंक्शन समझ में आ गया होगा और आपको फैक्टोरियल कैसे लेते हैं फंक्शन के अंदर, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग और डिटेल में समझेंगे रिकर्जन को, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, बल्कि मैं तो कहूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरी वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। आने वाले वक्तों में जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उसमें मैं आप लोगों को रिकर्जन अच्छे से पढ़ाऊंगा और रिकर्सिव फंक्शन ही बताऊंगा और बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा रिकर्जन और रिकर्सिव फंक्शन। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं इसकी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।